मोदी 3.0 की शुरुआत होने जा रही है। शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। और इस समय मनोहर लाल कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। सर तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता नजर आया। इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है। मैंने बताया वो तो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। तो सर ये चीज बता दीजिए, जिस तरह की तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तमाम जो विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, इसकी जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे उन्हीं को पता है। हमको जरूर 4 कार्ड मिले हैं कि उन 4 कार्डों पर हमारे परिवार के लोग, बाकी जो स्टाफ के लोग उसमें जा सकते हैं। आप शुभकामनाएं ले रहे हैं सर? धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी ओर से शुभकामनाएं। और मैं आपकी धन्यवाद करता हूँ, इतना आपने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर लाल जी जीत कर आए हैं पहली बार लोकसभा के लिए, लेकिन बड़ा तोल मोल कर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की ओर से अपने सांसदों की क्लास लेते हुए जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत नपे तुले शब्दों में उन्होंने अपनी बातें कही हैं। भीतर की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभावित यही वो मंत्रिमंडल है जो आज शाम को पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। तमाम सहयोगी दल भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, सीधे आपका रुख करते हुए, मनोहर लाल सामने तो आए लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे तक हमें यहीं रुकने के लिए कहा गया है और इससे ज्यादा सवाल लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। मुस्कुराते हुए सिर्फ ये जवाब दिया कि 3 लोग ऐसे थे हरियाणा के जो आज बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभी को संबोधित कर रहे थे। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संबोधित भी किया और उन्होंने साफ कर दिया कि जो आपको मंत्रालय मिले उसकी जो भी काम बाकी हो उसको जल्द से जल्द आप पूरा कीजिए और इस पर फोकस करना होगा कि जो काम आप अपने हाथ में ले रहे हैं उसको समाप्त भी आप ही करेंगे। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं उसका शिलान्यास आप करते हैं, उद्घाटन आप कीजिए। आप 100 डेज के एजेंडे के साथ मिलकर काम कीजिए और 5 साल का रोड मैप तैयार है, इसको लेकर आपको काम करना होगा। आप अपने अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके अच्छे से काम कीजिए। आपके मंत्रालय को लेकर आपका फीडबैक अच्छा आना चाहिए। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वो 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर अगर आप काम करेंगे तो जनता का भरोसा जो एनडीए सरकार पर है वो और मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर वक्तव्य में जब भी वो पार्टी के या सांसदों के साथ बैठते हैं बहुत बार ये कहते हैं कि जो बोलने वाला यंत्र है इससे बच के रहिए। अगर इससे बच के रहेंगे तो विवादों में कभी नहीं होंगे। तो विवाद में से बचने का उनके पास एक ही मंत्र है, मीडिया से दूर रहिए। और ये बात वो समय समय पर अपने सांसदों को, मंत्रियों को, पार्टी के नेताओं को सलाह देते हैं कि आपको अगर बचना है तो आप बोलने वाले यंत्र से दूर रहिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का यूज जो है वो अपनी सरकार और अपने मंत्रालय के कामकाज के लिए ज्यादा कीजिए। वहां जाकर लोगों को बताइए कि आपने क्या काम किया है। तो अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि अगले 5 साल में उनकी सरकार का एजेंडा एक ही है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आपको हर कदम उठाने होंगे। आपकी सरकार का लक्ष्य ये है। इसको ध्यान में रख के अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कीजिए और 100 डेज के एजेंडे में आप वो काम कीजिए जो बचे हुए हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। मैं फौरन लौट रही हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्थान से वो जीत कर आए हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बैठक के बाद बाहर आकर क्या कुछ कहा है, अब उन्हें सुनते हैं। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प
देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा बातें नहीं कही, लेकिन यही कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार काम करते रहेंगे। राजस्थान में पिछली बार के मुकाबले इस बार तो अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा है, लेकिन जो चेहरे जीत कर आए हैं उनको अहम बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की यहां पर कोशिश। लेकिन आपको बताते चले, इन तमाम चेहरों में आप देखिए हमारे देश के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि एक तरफ बिल्कुल साधारण परिवार, किसान परिवार के बहुत सारे चेहरे इसमें आपको दिखाई दिए जाएंगे, तो वहीं टीडीपी के अब तक के सबसे अमीर उम्मीदवार चंद्रशेखर पेम्मासामी भी यहीं पर बैठे हुए हैं, जिनको अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। 5,000 करोड़ की संपत्ति उनकी ओर से घोषित की गई थी। सबसे ज्यादा अमीर जितने भी सांसद हैं उनमें सबसे ज्यादा पैसे रसूख वाले वही हैं। टीडीपी के 2 चेहरे ऐसे हैं जिनको आज इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। एक है राम मोहन नायडू, जो सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनेंगे, लगातार 3 बार से वो जीत कर चले आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के काफी फेवरेट माने जाते हैं, उनके बेटे के करीबी हैं। तो टीडीपी को लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा थी। इसके साथ ही बिहार को लेकर कि आखिर जेडीयू को कितनी जगह मिलेगी, क्योंकि अगले ही साल वहां पर चुनाव होने हैं। आपने ध्यान दिया होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब मनोहर लाल सामने आते हैं, हरियाणा को लेकर उनकी ओर से बातें कही जाती है। 3 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। हरियाणा में इसी साल होने हैं चुनाव और वहां पर अपने उम्मीद के मुताबिक या 2019 के मुताबिक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी तरह से महाराष्ट्र, वहां पर भी इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव और यही कारण है हिमांशु कि अगर महाराष्ट्र और साथ ही मैं बात करूं हरियाणा की, दोनों ही जगहों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होने के बावजूद वहां के बड़े चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कई चेहरों को, हिमांशु। देखिए, बिल्कुल, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां के बड़े चेहरों को शामिल किया जा रहा है। उसका कारण ये भी है कि दोनों बड़े प्रदेश हैं। महाराष्ट्र से 48 सांसद चुनकर आते हैं देश में और उत्तर प्रदेश से जो है 80 सांसद चुन के आते हैं और इसीलिए बड़े चेहरों को जो है वो जगह दी जा रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से अगर हम देखें तो कई बड़े चेहरे थे, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, महेंद्र सिंह पांडे हो, अजय मिश्रा टेहनी हो, एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, राजनाथ सिंह है। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको जगह दी गई थी। संजीव बालियान चुनाव हार गए तो उनकी जगह जो है जयंत चौधरी को लाया गया क्योंकि वो गठबंधन के साथी दल से हैं। और महाराष्ट्र से अगर आप देखेंगे तो इस बार नए चेहरों को भी जगह है। पीयूष गोयल और नितिन गडकरी के अलावा जो है वो नए चेहरे जो है यहाँ से जोड़े गए हैं। चाहे अगर आप देखें तो उसमें प्रताप राव जाधव जो है शिवसेना से, उनको लाया गया है। कर्नाटक से एसडी देवेगौड़ा को जो है वो मंत्री बनाया जा रहा है। ये वो सरकार का नया स्वरूप है जिसमें आपको नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लगभग 62 चेहरे जो है वो आपको नए इसमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ सुरेश गोपी को भी कॉल आया है, वो भी त्रिवेंद्रम से जो है वो फ्लाइट लेके दिल्ली आ रहे हैं। तो इस तरीके से केरल का रिप्रेजेंटेशन, केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा का चुनाव जीती है। तो ऐसी जीत में केरल का भागीदारी ना हो कैबिनेट में, ये हो नहीं सकता। पिछली बार वी मुरलीधरन जो है वो कैबिनेट में शामिल किए गए थे। इस बार सुरेश गोपी जो चुनाव जीते हैं उनको कैबिनेट में जो है जगह दी जा रही है। तो एक बड़ा स्वरूप अगर आप देखेंगे तो केरल का रिप्रेजेंटेशन भी है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आज शाम को 7:15 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इनमें से किसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, किसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा, किसको जो है केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा। ये 7:15 बजे जो है आपको क्लियर हो जाएगा जब राष्ट्रपति भवन से जो है वो सूची जारी की जाएगी, किसको कैबिनेट मंत्री, किसको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री और किसको जो है वो राज्य मंत्री बनाया जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है देर रात तक जो है ये भी साफ हो जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से, जब ये सूची जारी की जाएगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग जो है, कौन सा मंत्रालय जो है वो दिया जा रहा है। चित्र बिल्कुल, ये 4 पूर्व सीएम जो मंत्री बनेंगे उनके चेहरे भी हम दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, जीतन मांझी, एचडी कुमारस्वामी। और देखिए शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से कमाल का प्रदर्शन किया है। हाल ही में हमने देखा था कैसे मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी ने विधानसभा में जीतकर सरकार बनाई। मनोहर लाल को हटा दिया गया सीएम के पद से, लेकिन उसके बाद उनको करनाल की जिम्मेदारी दी गई। जीतन राम मांझी गया से चुनकर इकलौते अकेले उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के जिन्होंने चुनाव लड़ा, जीते और अब वो मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। और वहीं
वहीं एचडी कुमारस्वामी, बड़े सारे आरोप जेडीएस के ऊपर लगे, लेकिन इन सब के बीच उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये सभी 4 पूर्व सीएम हैं जो मंत्री बनेंगे, लेकिन बड़े कांटे हैं इस राह में। बार बार आशुतोष जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम संभावित चेहरों को देखते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी यहां पर आगे बढ़ी है, लेकिन आप बार बार कांटों का जिक्र क्यों कर रहे हैं आशुतोष जी? नहीं, मैं कांटों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये सरकार 2014, 2019 दोनों सरकारों से फर्क है, क्योंकि दोनों सरकार इसके पहले की तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार थी और उसमें प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर 2024 में एक ऐसी सरकार आई है जिसमें बीजेपी को बहुमत नहीं हासिल है, तो फिर इस सरकार का चरित्र भी बदलेगा। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो इनफॉर्मल मीटिंग की है, वो एक तरीके से जो सहयोगी लोग दल है या सहयोगी दलों की तरफ से जो मंत्री बने हैं, उनको बताने की कोशिश की गई है कि इस सरकार का चरित्र ये है, यहाँ ये 4 चीजें जिसको आपको करनी पड़ेंगी। आप मीडिया में अचानक जाए कुछ भी बयान नहीं दे सकते हैं, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से उनको शिक्षित करने की कोशिश है। बिल्कुल, हाल ही में हमने बड़े सारे ऐसे सांसदों को देखा था चुनावी मैदान में जो कह रहे थे कि हमें संविधान बदलना है, हमें ये करना है, वो करना है, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी हुआ। इसी वजह से पहले ही यहां पर आगाह करते हुए नरेंद्र मोदी अपने तमाम संभावित मंत्रिमंडल के चेहरों के साथ उनकी खास मुलाकात हुई है और अब इंतजार है शाम के 7:15 बजे का।